दैट जो अब लेट आने वाले वो फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। फॉर्मली क्लासेस जो सी वो तो खैर फिर आपकी मंडे से स्टार्ट ही है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सईद अब्बास किलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। And before starting this institute, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects. Started my career with United Nations Pakistan and ended it with Government of Pakistan as a director of Data Repository Project, State Bank of Pakistan. And if you talk about my educational background, my graduation was in economics from GC University Lahore. Then MPhil was in project management. Then my PhD, that is in progress, that is in public policy from AGNE University of Malaysia. एंड अदर देन दैट, जो आपकी जिस इदारे में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप लोगों की आज ट्रायल क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस इदारे को एजाज़ हासिल है कि हमारा कोई बैच ऐसा नहीं गया जिससे एलोकेशन ना हुई हो, इंक्लूडिंग योर CSS, PMS एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फॉर्चूनेट इनफ टू प्रोड्यूस 200 प्लस स्टूडेंट। अब तो खैर वो 234 हो चुके हैं जो आज की लेटेस्ट फिगर थी उसके मुताबिक, जो कि हमारे तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट स्टूडेंट जो थी वो आर्मी में भी एज अ कैप्टन इनरोल हो गई है। और इंशाल्लाह ताला आफ्टर दैट वी फॉर्मली डिसाइडेड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर ISSB आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। अगर आपकी करंट अफेयर और अंग्रेजी कमजोर है तो याद रखें आप कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, because these two subjects are considered as a backbone of your preparation for all government job exams, including your CSS, PMS and every type of MCQs based exam। करंट अफेयर को जब आपने प्रिपेयर करना है, इंग्लिश में तो ठीक है, इंग्लिश इज एन आर्ट जिस पे आप काम करें, टेंसेस को आप समझते हो, आप बाकी चीज़ों को जानते हो, तो आप ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव कर जाते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, विद प्रैक्टिस आप कर जाते हैं। करंट अफेयर में जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि इस सब्जेक्ट्स के जो इन्स एंड आउट्स हैं स्टूडेंट्स को वही नहीं पता लगते कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है, किन चीज़ों के लिए आपने आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट कि आपको ये नहीं पता चलता कि इसके सिलेबस का ब्रेकअप क्या है। When I was student and sitting where you all are sitting today, को आज से 12-14 साल पहले हमें भी नहीं पता था। और फॉर CSS प्रिपरेशन हमने जो हमारा पहला लेक्चर जो मैं अभी आपको आज का जो लेक्चर जिसमें आपको सारे ज्योग्राफी एंड ये जो सारा हम समझेंगे कि पूरी दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है, हमें ये चीज़ें करने के लिए कम से कम को 15 दिन एक्स्ट्रा किताबें पढ़नी पड़ी, समझना पड़ा, क्योंकि एक नेचर होती है, हम लोगों को समझ नहीं आती थी कि इससे पीछे क्या हुआ, इससे पीछे क्या हुआ। ये सारा सेटअप जो है फ्रॉम द बेस ऑफ करंट अफेयर, फ्रॉम द बेस ऑफ योर GK, ये सारा सिस्टम एक्चुअली रिवॉल्व कैसे हुआ, किन बेसिस पे सेट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस इदारे में ये कोशिश है और हम उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हैं कि जो कुछ हमें दुश्वारियां पेश आई वो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं आती। फिर खैर जब मैं खुद सर्विस में आया तो तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग जिनको अल्हम्दुलिल्लाह वेरियस की पोजीशंस के लिए हायर किया, उनकी टेस्टिंग का प्रोसेस हम लोगों ने खुद डिज़ाइन किया, उनका फिर सारे जो इंटरव्यू कंडक्शन की, उस सारे प्रोसेस में हमें वो चीज़ें पता चली जो एज अ स्टूडेंट हमें कोई बताता ही नहीं था। और आज भी ये चीज़ मैं बड़े आपको दावे से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें अल्लाह के करम से हमारे इस इदारे के अलावा कोई और आपको बता ही नहीं रहा कि आपने बेसिकली अपने आप को इंटरनली कैसे इंप्रूव करना है, आपको किस डायरेक्शन में लेके चलना है। देखें, हमें ज्वाइन करने का जो आपको मकसद है वो ये कि हम आपकी एफर्ट को रिड्यूस करें, आपको राइट मेंटोरशिप के साथ उस डायरेक्शन में चलाएं कि आप कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपना मेन टारगेट ड्रीम जॉब अचीव कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स वो हैं जो विद अ लिटिल एफर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जब वो चलते हैं विद अ लिटिल एफर्ट वो इस टारगेट को अचीव करते हैं। और हमारे जिस तरह के रिव्यूज हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें या हमारे फेसबुक पेज पे देखें या इवन कि आप हमारे स्टूडेंट्स के जो सेमिनार्स में रिव्यूज आते हैं, कोई ना कोई पुराने स्टूडेंट जैसे आइज यहाँ पे मौजूद हैं, आइज माशाल्लाह खुद इस टाइम ग्रेड 17 पे सेलेक्ट हो चुके हैं और हमारे पास अब CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह कोई ना कोई रिव्यूज आपके सामने आते रहते हैं। तो ये रिव्यूज जो से स्टूडेंट के दिल की आवाज है, और ये दिल की आवाज इसलिए है कि ये जिस पैटर्न पे इनको पढ़ाया जाता है इस पैटर्न पे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है बेटा कि यहाँ पे फजूल चीजें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं और जो बेसिस हैं जिन चीजों पे मेन अप्रोच आपका फोकस होना चाहिए आपको वो नहीं करवाई जाती। तो लेट्स स्टार्ट कि हमारा जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है इसकी बेस क्या है। काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया हुआ है। बेसिकली जो आपका करंट अफेयर का सब्जेक्ट है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो 3 पार्ट्स हैं
ये 3 पार्ट्स आपके होते हैं। अगर यहाँ जो आपके सामने नाम लिखे हुए पाकिस्तान इशू, रिलेशन और ग्लोबल इशू, इसको अगर नाम को चेंज करके आप इसको मैप के तनासुब में समझें, मैं आपके सामने यहाँ पे वर्ल्ड मैप लेके आ रहा हूँ, अगर आप इसको मैप के तनासुब में समझेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। और एक दफा अगर आपको मैप समझ आ गया, यू कांट बिलीव कि मेरे बच्चों कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपकी प्रिपरेशन ना हुई होगी। ठीक है, सो फॉर करंट अफेयर द बेस इज मैप एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द मैप इज द वेरी फर्स्ट थिंग। कम टूवर्ड दिस, यहाँ पे मैंने आपके साथ वर्ल्ड मैप स्क्रीन पे खोल लिया, लेंगे। अब अगर दुनिया के इस नक्शे को देखें, आपको मैंने बताया कि आपका कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइड है। जो भी हम इससे पहले जो हमारी स्लाइड आपके पास ओपन थी, ये देखें, पाकिस्तान इश्यूज, रिलेशंस एंड ग्लोबल इश्यूज। इसको कन्वर्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर मैप कि आपने जब वर्ल्ड अफेयर्स को पढ़ना है आपने किस तरह इसको डिवाइड करके सीखना है। तो करंटली यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। फर्स्ट आपने नेशनल अफेयर्स कवर करना है, उसके बाद आपने रीजनल अफेयर कवर करने। यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया, स्पेसिफिकली साउथ एशिया, सो यू शुड बी वेल अवेयर ऑफ योर रीजन, व्हाट आर द प्री डायनामिक्स ऑफ योर रीजन। ठीक है, इसमें जो आपकी नेबर कंट्रीज उनसे आपके रिलेशंस कैसे हैं, ये नेबर कंट्रीज के साथ आपकी इंपॉर्टेंट क्या करंट अफेयर चल रहे हैं, आपके जो हमसाया ममालिक है उनमें क्या हो रहा है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। एंड देन व्हाट इज हैपनिंग इन ग्लोब। ग्लोब में आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि इस टाइम ये छोटा सा सूडान मुल्क है तो सूडान का प्रेसिडेंट कौन है, ये आप याद करेंगे तो आप अपने आप को थकाएंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चों? नहीं सर, हो रही है स्क्रीन शो। हो रही है। इसको जरा आयुष बेटा सभा को बताइएगा, ये इन्होंने स्क्रॉल करना है लेफ्ट राइट तो इनको आ जाएगी। मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं इनको, इसलिए जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम आ रहे हैं इनको वो शो हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं मेंशन कर दूं, फील फ्री एज यू आर सिटिंग इन अ फिजिकल क्लास, जब दिल करे अनम्यूट करो, जो सवाल है पूछो, जब तक चीज क्लियर ना हो एज यू कैन आस्क एज मेनी टाइम एज यू वांट। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है आपके इंटरनेशनल अफेयर, जिसको ग्लोबल इश्यूज का नाम दिया जाता है। ये इंटरनेशनल अफेयर में आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली आपके कंट्री को या इफेक्ट कर रहे हैं या आपकी कंट्री से रिलेटेड है। जिनसे आपका ताल्लुक नहीं है वो आपने प्रिपेयर नहीं करने। जस्ट एज मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे छोटे छोटे मुल्क के, सूडान का प्रेसिडेंट कौन है, भी सूडान के प्रेसिडेंट से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। 99.999% चांस है क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, बिकॉज यू ऑल नोज दैट कि इस टाइम दुनिया पे 2 बेसिक पावर्स जो जिनकी एक कोल्ड वॉर के सिनेरियो से गुजरे, वन इज अमेरिका एंड अदर इज रशिया। ठीक है, ऑन वन साइड देयर वाज एन आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड ऑन अदर साइड देयर वाज एन आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। सो यू ऑल शुड नो दैट व्हाट इज कैपिटलिज्म, व्हाट इज कम्युनिज्म, what are the pre-dynamics of the Cold War, and what was the result of Cold War, and सर what are the डिस्टॉर्शन है आपकी aftershock of आवाज में Cold सर, War। काइंडली रिपीट करें। जी बाकी सबको क्लियर है आवाज? जी सर, डिस्टॉर्शन नहीं है, क्लियर आवाज। हमीद बेटा आप थोड़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, हो सकता है आपकी तरफ से नेट का इशू हो। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो दुनिया की तारीख में जो टॉप टियर कंट्रीज गुजरी हैं जिनके साथ आपका भी ताल्लुक है, जस्ट लाइक अगर आप देखें इस टाइम पाकिस्तान में टॉपल ऑफ गवर्नमेंट जो हुआ है उसकी क्या बेस ठहराई जा रही है कि पाकिस्तान रशिया की साइड पे गया, अमेरिका के अगेंस्ट गया, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। सो दिस मैटर्स। यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, ये कंट्रीज आपके बिल्कुल साथ हैं, ये आपकी जौन सी है रिच विद नेचुरल रिसोर्सेज कंट्री है, ये आपके लिए मायने रखते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान में जंग हुई, अफगानिस्तान की जंग अमेरिका के साथ थी, अमेरिका जीता पाकिस्तान की वजह से, ये आपके लिए मायने रखता है। सो वो चीजें जो आपसे रिलेट करती हैं, जिसमें आपका कोई किरदार था या वो आप पे उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट आता है, हमने वो चीजें प्रिपेयर करनी है। अब वो कौन सी चीजें, अगर आप पाकिस्तान लेवल पे बात करें, अपने डोमेस्टिक लेवल पे जो आपको नेशनल अफेयर में पता हो, उसमें आपने अगर देखना है तो आपके पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और सोशल इश्यूज, ये 3 किस्म की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी चल रही है इस टाइम, ये एक सेपरेट केस है। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि की इस टाइम जो गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज की जो कॉज आ रहा है वो बैड गवर्नेंस का आ रहा है, उससे रिलेटेड चीजें हम करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज में जाएं तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस में आप इस टाइम देख लें जिस स्टेज पे आप हैं उस पर ग्लोबल क्राइसिस का भी इम्पैक्ट चल रहा है, लोकल क्राइसिस का भी चल रहा है। ये सारी चीजें कि व्हाट आर द कॉज, हाउ वी कैन ओवरकम दिस, ये चीजें हम इस पर करेंगे। उसके बाद सोशल इश्यूज, जस्ट लाइक पेंडेमिक में जो लास्ट 2 ईयर गुजरे, जो कोविड पेंडेमिक रहा है,
उसमें अगर आप नोट करें तो आपके पेपर्स में आपको कोविड पेंडेमिक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते थे। तो अब सोशल क्योंकि बैक साइड पे चला गया, टॉप प्रायोरिटी पे इस टाइम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू है, तो सवाल ऑब्वियसली आपको उससे रिलेटेड आएंगे। उसके बाद ये रिलेशन, मैंने आपको पहले बताया, जो आपके लिए मायने रखते हैं और जिनसे ताल्लुकात में आपका कोई यू कैन से डायरेक्ट इम्पैक्ट आप कर सकते हैं या आप पे आता है, वो आपके लिए मायने रखते हैं। सो योर इमीडिएट नेबर कंट्रीज एंड वो कंट्रीज जो इस टाइम रूलिंग पावर्स हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबल इश्यूज आ जाते हैं जी। ग्लोबल इश्यूज में जो इस टाइम टॉप टियर इश्यूज हैं, उसमें सबसे आपको पता है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, उसके बाद यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, ट्रेड रिलेटेड इशू है, टेररिज्म है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें जो हमने करनी, लेकिन इनमें से भी हमने प्रायोरिटीज को सेट करना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि आपका पेपर कैसे बनता है, जब हम लोगों ने पेपर खुद बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये चांस दिया है कि हम उस सारी प्रोसेस में, जी बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आपको लिखने की जरूरत नहीं अब्दुल रहमान, आपको इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिला करेगी। ये चीजें इंशाल्लाह मैं एंड पे मजीद आपके लिए वेरीफाई कर दूंगा। अब इन तीनों चीजों को ज़हन में रखते हुए जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे, एक बात ज़हन में बिठा लें कि जब हम लोग पेपर बनाते थे, हमने पेपर में कभी आज तक ये नहीं किया कि आपको नेशनल अफेयर के सारे सवाल दे दिए, रीजनल और इंटरनेशनल को टच नहीं किया, ठीक है, या कभी रीजनल और नेशनल के सारे दे दिए, इंटरनेशनल को टच नहीं किया। हमें एक इंटरनल की इसके लिए अलॉट होती है जब भी आपकी किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट पे आपकी इंडक्शन करनी होती है। ऑब्वियसली जब हम लोग इस स्टेज पे होते हैं, आपके पेपर जो लोग भी हम डिजाइन कर रहे होते हैं, हम लोग खुद भी इस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं कि जहाँ यू कैन से, वो कहते हैं नहीं, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उसकी तरह हमारे लिए जो आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी टेक्निक टू कवर द थिंग्स, वो हमें बता देती है आप कितने पानी में। देखें, अगर एक बच्चे का पेपर हमारे पास आया है, उसने अगर बिलफर्ज इंटरनेशनल टॉपिक को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट किया है, रीजनल और नेशनल को हाथ ही नहीं लगाया, तो हमें पहली बात ये बहुत अच्छी तरह वाजे हो जानी है कि इसकी ग्रिप इंटरनेशनल टॉपिक्स पे है, रीजनल और नेशनल पे नहीं है। ऑब्वियसली जब हमें ये वाजे हो गया तो हमने नंबर आपको उसके लिहाज से ही देने। अगर आप इसको एमसीक्यूज और इंटेंशन में बात करें, याद रखें आपके जो एमसीक्यूज हैं उनको जब हम डिवाइड करते हैं, आपको 10, अगर 20 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं जो बीसी होते हैं, 10 आपके पास्ट पे आने होते हैं, 10 आपके प्रेजेंट पे आने होते हैं। पास्ट मीन जीके जो हो गुजरा है, जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और बाकी जो प्रेजेंट, जो आपका प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं, प्रेजेंट जो चेंजिंग्स आ रही हैं, अब इन दोनों को भी हमने फर्दर डिवाइड करना है 3 पार्ट्स ईच में, जिसमें हमने आपके नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल तीनों कवर करने हैं। और अगर आप चाहते हैं बेटा कि आप टॉप टियर एलोकेशन में आए, तो उसके लिए आपकी तीनों पे ग्रिप होनी चाहिए, और इन तीनों पे ग्रिप लाना कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, जिन लोगों ने हमसे तैयारी की है, हमारे हर बैच में रिसेंटली एफआई का रिजल्ट है, हमारे 14 लोग एफआईएम में इंडिकेट हुए हैं, ठीक है। हर साल सीएसएस पीएमएस के रिजल्ट में 37.5% हमारा रिजल्ट रेशो रही है इस रिजल्ट के आने के बाद, बल 5% हम आगे की तरफ ही गए हैं। द रीजन इज कि हम आपको कॉन्सेप्टली यहाँ से लेके चलेंगे, आपको रट्टे नहीं लगवाएंगे, आपको स्किल्स डेवलप करेंगे। और ये चीजें हमें कैसे आई, ना सिर्फ हम सर्विस में रहे उसका हम पे खास इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो इंटरनेशनल पीएचडी वो बंदे को बहुत कुछ सिखा देती है। शायद अगर मैं अपने आप को जीसी से कंपेयर करूं, जब हालांकि पाकिस्तान के टॉप के इदारे हैं जहाँ एजुकेशन थी, और उस इंटरनेशनल से कंपेयर करूं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मेरा इंटरनेशनल पीएचडी या यूएन जैसे इदारों के साथ काम करके, तो ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों के काम करने की स्ट्रेटेजी में। और मैं हर अपने जो फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास होती है स्टूडेंट्स को एक बात को बताता होता हूँ हमेशा। हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो यूएन में थे, गोरा था, वो कहता था योर हाउ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइज योर वर्क इन वेल मैनर्ड वे, सो दैट कि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले आपने इस ग्लोबल मैप को देखना कैसे, जहां से मेन बात शुरू होती है। देखिए, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का। अब आपने बिलफर्ज पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लिखना है, तो जिस भी कंट्री का आपने डायरेक्शन देख रहे हैं, आपने सिंपली उसके ऊपर वी लिख लेना। वी वही जो आप वी आर गोइंग टू स्कूल में लिखते हैं ना, WEV वाला, ठीक है। ये देखिए जी, मैं आपके सामने यहाँ पे वी लिख रहा हूँ, ये लेंगे। इट मीन्स कि जो आपकी लेफ्ट साइड है दैट इज वेस्ट, योर राइट साइड इज ईस्ट, ठीक है। वी के रूल से आपने याद रखना है, योर लेफ्ट साइड इज वेस्ट, योर राइट साइड इज ईस्ट। हमेशा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप वी के रूल से याद रखेंगे। उसके बाद अपर साइड आपकी हमेशा नॉर्थ होती है, एज योर नोज इज ऑन योर अपर साइड, सो आपने याद रखना है अपर साइड इज नॉर्थ। फिर ये नीचे वाली साइड बचेगी, जो एक साइड बच रही है, दिस इज योर साउथ।
सबको समझ आ गई या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन हो या दोबारा बताऊं, पूछ सकते हो अभी। ये बुनियाद है पूरे करंट अफेयर्स की, डायरेक्शन देखना, मैप को समझना। इज इट ओके? पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, ये देखिए डब्ल्यू साइड पे आया, ठीक है। ये आपके जौन से इस टाइम अफगानिस्तान और ईरान आपके वेस्ट पे है। पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना और सेंट्रल एशिया। लास्ट एक पेपर में सवाल आया हुआ था जिसमें उन्होंने सेंट्रल एशिया को कार्ज लिखा हुआ था, ठीक है। कार्ज का मतलब है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ओके सर बेटा, बेसिकली आपने जब भी मैप को समझना है, मैप पे डायरेक्शंस देखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वैसे बच्चों को याद नहीं रहती, उसके लिए एक स्मॉल हिंट, स्मॉल की आपको बताइए कि आपने वी लिख लेना है जिस भी जगह का। लाइक आप बिलफर्ज यहाँ पे किसी और यूक्रेन का ले लें, यूक्रेन का बड़ा इशू सुन रहे हैं, यूक्रेन के अंदर में देखना है कि जनाब इसके ईस्ट वेस्ट पे क्या है, मैंने यूक्रेन पे ये वी लिख दिया। ये देखें आपका ई जो सा वो राइट साइड पे आया, मींस जो इसका ये राइट साइड है ये ईस्ट है, ठीक है। आपका डब्ल्यू जॉन सा वो लेफ्ट साइड पे है, यानी कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है। यूक्रेन के वेस्ट पे यूरोप है, यूरोपियन कंट्री सारी, यूक्रेन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। और यूक्रेन के राइट पे रशिया है, यानी कि यूक्रेन के ईस्ट में रशिया है। यूक्रेन के नॉर्थ में, अपर साइड हमेशा नॉर्थ होती है, वही आपकी बाल्टिक स्टेट सारी अपर साइड पे नॉर्थ में आ गई, और डाउनर साइड पे उधर ये रोमानिया आ गया, यानी कि साउथ पे उसका रोमानिया। इज इट क्लियर नाउ? आगे चलें बच्चों, चलें डैच कोड। कोई चीज समझ में ना आए बेटा, आगे आपने क्लासेस में भी याद रखना है, मैं हूं या कोई भी और टीचर हो, आपने फौरन पूछ लेना है, सो डैट की चीजें आप अच्छी तरह क्लेरिफाई करके चलें। और आपकी फिजिकल क्लासेस की तरह हमने आपकी ऑनलाइन क्लासेस को 100% वैसे ही रखा है, जैसे आप क्लास में किसी टाइम भी सवाल पूछ सकते हैं, उसी तरह यहाँ भी को आपके हमने मुंह को बांधा नहीं हुआ, आप अनम्यूट नहीं है हर टाइम, जब दिल करे सवाल करें, दोबारा फिर अपने आप को म्यूट कर लें ताकि शोर ना आए, बस इतना को हमारी आपसे गुजारिश होती है, ठीक है। सो पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे यहाँ पे सेंट्रल एशिया और चाइना है, कार्स रिपब्लिक जिन्हें कहते हैं, और पाकिस्तान के साउथ पे इंडियन ओशन और अरेबियन सी है। अब जब आपने अपने रीजनल अफेयर को कवर करना है तो you all should know that what is happening in your immediate neighbor countries. In Iran, the type of government is known as theocracy. थियोक्रेसी उस हुकूमत को कहते हैं जो मजहब के नाम पे बनाई जाती है। एज यू ऑल नोज दैट जो ईरान में गवर्नमेंट है वो ऑन द बेस ऑफ सेक्ट, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन बनाई गई है, सो इसको आप थियोक्रेसी कहते हैं। इसके साथ साथ आपके ईरान के जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सारे लिखते जाओ, इस पे आगे हमने काफी काम अभी करना है, इसको ये जरूर मेंशन कर लेना, या अगर जो रिकॉर्डिंग सुने वो भी लिख लें, आगे मेरी जो क्लासेस होंगी आपके साथ उसमें मैं इन चीजों को रिलेट करता रहूंगा। ईरान इस टाइम एक इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा बन रहा है, जो कि एक नया ब्लॉक बन रहा है, ईरान, चाइना एंड रशिया का। इससे पहले ईरान की एक पोर्ट थी, किसी को उसका नाम पता है? जस्ट लाइक गवादर इन पाकिस्तान, आइज को पता होना चाहिए। आइज मौजूद है क्लास में, ये चले गए हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। एक बार सर वालेकुम। क्वेश्चन पुराने स्टूडेंट को तो बताना चाहिए आइज। जस्ट लाइक पाकिस्तान में गवादर है, ईरान में एक पोर्ट है, उसका क्या नाम है? सर ये अब्बास नाम की कोई पोर्ट थी आई थिंक। हाँ अब्बास, एक बंदर अब्बास भी उनका, और एक चाबहार पोर्ट जौन सी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जी आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत अहम हैसियत रखती है, बिकॉज यहाँ पे जी सर। पाकिस्तान है और यहाँ पे साथ वो चाबहार पोर्ट थी जो बहुत ज्यादा मैटर कर रही थी, ठीक है। अब इस चाबहार पोर्ट पे पहले इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है, अमेरिका के इश्तियाक से, और इंडिया बेसिकली इंगेज रखे हुए था ईरान को बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल बेनिफिट्स और एज, जस्ट टू यू कैन से कंट्रोल ईरान सिंपैथी। बट चाइना ने ईरान से उस पोर्ट की इन्वेस्टमेंट भी इंडिया की वापस करवा दी और वहां पे खुद री इन्वेस्ट करके अब
चाइना, ईरान और रशिया का एक न्यू ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है क्यों, उसका जवाब मैं अभी आपको खुद दूंगा, बस इस क्यों को ज़हन में रखना है कि ये एक सवाल है कि ये कंट्रीज किस वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। इधर से जवाब नहीं देना, यहाँ से जवाब आएगा, ठीक है। तो ये कि ये कंट्रीज किस वजह से इकट्ठे हो रहे हैं। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान वॉज एन होम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल ग्रेट गेम इन टर्म्स के जो दुनिया पे दो आइडियोलॉजीज के दरमियान जंग हुई, वन इज नेम एज कैपिटलिज्म, अदर इज नेम एज कम्युनिज्म। ये जंग क्यों हुई, इसमें अफगानिस्तान का क्या किरदार था, प्रेजेंटली अफगानिस्तान में अमेरिका को 20 साल रहने की क्या जरूरत पेश आई, जहां से उनके निकलने की क्या वजह बनी, और प्रेजेंटली अफगानिस्तान का क्या स्टेटस है। ये सब कुछ जानने के लिए वी हैव टू गो एटलीस्ट यू कैन से विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन को 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब जब आप 150 साल पीछे जाएंगे, वो जो दुनिया का निजाम था उसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स की जानिब, कि जो मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की हैं ये आपके इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर की जाएंगी। याद रखिएगा, आपको जितना डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है इंटरनेशनल ऑथर्स के, उस पर आपको काम करवाया जाएगा इंशाल्लाह अजीज। और सवाल वही आएंगे जिनके लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फीडबैक से वहां जाके देख लीजिएगा आप, दिस इज ऑन द बेस ऑफ आर एक्सपीरियंस, जो हम ये कहते हैं कि वो आएंगे, और अल्लाह का करम है कि वही आते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों आपको एक स्लाइड पे लेके जाना है, जरा मैं जल्दी से वहां मूव कर जाता हूँ। सवाल मैंने आपसे किया है कि ये जो जितनी भी अफगानिस्तान की ग्रेट गेम हुई है, इसके पीछे वजह क्या थी, ये क्यों हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि दुनिया पे दो आइडियोलॉजीज के दरमियान जंग हुई, जिसको आप कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का नाम देते हैं। ये जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है, ये एक दूसरे के जब आमने सामने आए हैं, तो इनके आमने सामने आने की वजह क्या थी, ये समझने के लिए हम इस साइड पे आए हैं। उसके लिए हम जब 150 साल पीछे जाएंगे इन 19th सेंचुरी, तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम जो सोर्स ऑफ पावर था कंट्रीज के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक था कि जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी, उसके पास उससे रॉ मटेरियल ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता था, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता था, जिसके पास लोग ज्यादा होते थे वो अपनी आर्मी को मजबूत करता था। ये दो चीजें थी जिसकी बेस के ऊपर पूरी दुनिया पे जो सोर्स ऑफ पावर कंसिडर किए जाते थे। एंड एट दैट टाइम, जिस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिशर, जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान में एक तो सिल्क बहुत अच्छी थी, दूसरा यहाँ से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती थी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, उनको ले जाके यूरोप में यूज किया जाता था फॉर स्ट्रेंथिंग देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरह जो उस टाइम ग्रेट प्लेयर्स जो आपको जो मिलेंगे, उसमें ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, अमेरिका, ये तमाम लोग वो थे जिन लोगों ने दुनिया के डिफरेंट हिस्सों को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था। अमेरिका का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि अमेरिका खुद कॉलोनी थी यूरोप वालों की, ठीक है, जहां पे उसने 13 अपनी कॉलोनीज को सेटल किया, और उन 13 कॉलोनीज ने मिलकर ये ऐलान कर दिया कि हम अपनी यूनाइटेड स्टेट अपने बुनियाद पे हम इकट्ठे होकर अपनी अलग स्टेट अनाउंस करते हैं। सो वो लोग इनसे अलग होके, अब दुनिया पे दो जंगें हुई हैं इसी पावर में, एक दूसरे की कॉलोनीज के ऊपर लड़ते हुए, एक दूसरे की कॉलोनीज को एक दूसरे छीनने के लिए दो जंगें हुई हैं, जिसमें दुनिया दो ग्रोहों के दरमियान तकसीम थी। एक जंग को आप कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरी जंग को कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। जब दुनिया पे वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, उस टाइम दुनिया का निजाम था मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड मीन कि तब दुनिया पे बहुत सारी पावर्स थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 19th सेंचुरी में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो कैसे क्रिएट करते थे कि एक दूसरे के साथ मिल जाते थे किसी तीसरे को गिराने के लिए, ठीक है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब दुनिया के बहुत सारे छोटे ममालिक को, पाकिस्तान जैसे, या पूरे साउथ एशिया की बात कर लें, इवन कि आप मिडिल ईस्ट की बात कर लें, इधर से पूरे आप ईस्ट एशिया की बात कर लें, उधर जो आपके अफ्रीकन कंट्रीज उनकी बात कर लें, इन सबको कॉलोनाइज किया हुआ था इन पावर्स ने, जस्ट टू एब्स्ट्रैक्ट दी नेचुरल रिसोर्सेस। इसको सिर्फ स्टोरी फॉर्म में सुनते जाओ, सब खुद ही याद हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये जंग हुई जो जिसको वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं, इसमें दुनिया की ये तमाम पावर्स एक दूसरे से टकराई, बहुत सारा लॉस हुआ। उसके बाद इन्होंने इसका फैसला किया कि हमने अपने जो रूल्स हैं वो कुछ मुतय्यन करने हैं कि हम अपने दरमियान अपने मबाइन जो मसाइल हैं उनको खुश असलूबी से हल कर पाए। इसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन में एक अप्रोच आई जिसको लिबरलिज्म कहते हैं। ये लिबरलिज्म वाले कहते थे कि ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर, और वो अपने डिस्प्यूट्स को इन एमिकेबल वे सॉल्व करें।
ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी जिस पे बार आपका एमसीक्यूज आया है और आता रहेगा, दैट वाज लीग ऑफ नेशन, जो कि ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस के बाद इनकाद पजीर हुई 1919 में। ये लीग ऑफ नेशन बनाने का जो मकसद था वो ये था कि दुनिया को दोबारा ऐसी जंग अजीम से बचाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड had to witness another great war that was named as World War II, जिसमें पहली दफा आपके न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल हुआ। और ये न्यूक्लियर वेपन जापान हिरोशिमा नागासाकी पे चले इन द मंथ ऑफ अगस्त, जिसने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की। और उसके बाद ये सारा जो आपका सिनेरियो था तब्दील होगा, ये छोटी जितनी पावर्स हैं ये सब तबाह हो गई। इनकी तबाही के साथ साथ दोबारा ये फैसला किया गया कि हमने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो दुनिया को ऐसी जंग से बचाए, और इसी लीग ऑफ नेशन का नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन कर दिया गया। सो द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिसाइड यूएन वाज लीग ऑफ नेशन, दैट वाज बेसिकली फॉर अ स्पेसिफिक रीजन विद फ्यू कंट्रीज विद अ मिशन टू स्टॉप द वर्ल्ड again with such a destructive war. But unfortunately this result into the failure as world have to witness another great war, that was World War II in 1939 till 1945। ठीक है, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 हुई है। अब जब आपकी वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 तक हुई, उसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दिया गया यूनाइटेड नेशन में, जिसके 6 बुनियादी ऑर्गन बनाए गए। और इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 190 प्लस कंट्रीज जौन सी हैं इसकी मेंबर है। अब ये बात तो होगी क्लियर। इसके बाद जो दुनिया का निजाम आया उस निजाम को कहते हैं बायपोलर सिस्टम। बाय मीन टू। उस टाइम दुनिया के ऊपर 2 मेन पावर बची, वन वाज अमेरिका एंड अदर वाज यूएस। बाकी ये तमाम छोटी पावरें, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ये तमाम कंट्रीज इस काबिल ही नहीं कि इंटरनेशनल कंपटीशन में कुछ इनपुट दे सकें या परफॉर्म कर सकें। अब जब ये पावरें मेरे बच्चों आपस में टकराई, इनके टकराने का नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर इज सच अ वॉर दैट is not directly, you can say, placed on their homeland, but they were using each and every tool to, you can say, downsize each other and to degrade each other just to become the only uni superpower of the world। इस चक्कर में ये जो कोल्ड वॉर का आगाज है ये हुआ है 1945 से, और इसका इख्तिताम हुआ है आपका 1991 में। ये इख्तिताम जो सा इसका मल्टीपोलर में सर जर्मनी नहीं था जी, जो आपका जो एक मल्टीपोलर था उस टाइम तो ये सारे थे ना, जर्मनी तो था, जर्मनी तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर था। लेकिन जब बायपोलर आए हैं अमीर तब सिर्फ 2 बचे। ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ये जितने भी आपके यूरोपियन कंट्री तकरीबन सारों ने किसी ना किसी कंट्री को अपनी रियाया बनाया हुआ था। ठीक है, अब ये जो कोल्ड वॉर है जिसका आगाज 1945 से हुआ है और 1991 में इख्तिताम हुआ है, ये 2 आइडियोलॉजीज के दरमियान थी। वन इज नेम एज कैपिटलिज्म एंड अदर इज नेम एज कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म यूएस वालों की आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी कहते हैं तर्ज हुकूमत को। अमेरिका ने जो अपनी आइडियोलॉजी मुतारिफ कराई, जो अपना तर्ज हुकूमत मुतारिफ करवाया, उसके तहत जो उसके 2 बेसिक प्रिंसिपल थे, एक थे डेमोक्रेसी, दूसरी थी कि लोगों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और हुकूमत उनके मुआशी मामलात में दखल नहीं देगी। अगर कोई अमीर है तो अमीर हो जाए, गरीब है तो गरीब हो जाए, गवर्नमेंट हैव नथिंग टू डू विद देयर सोशल स्टेटस। इससे प्रॉब्लम क्या आई कि आपकी जो इनकम डिस्क्रिमिनेशन थी, जिसको आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन योर अपर क्लास एंड लोअर क्लास, वो बहुत बढ़ता गया। गरीब गरीब से गरीब तर रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर रहा है, और आपकी जो 80% ऑफ वेल्थ है वो 10 बड़े लोगों के अभी भी हाथ में जो अमेरिका में, और बाकी 20% ऑफ वेल्थ जो उनसे हैं वो बाकी तमाम तर पॉपुलेशन के हाथ में। इसके बरक्स जो रशिया ने अपना सिस्टम दिया, रशिया ने जो अपनी आइडियोलॉजी बताई, उन्होंने कहा जी हमारी आइडियोलॉजी जिसको हम कम्युनिज्म कहते हैं, कम्युनिज्म विल टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ पीपल फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। और हम अपना प्रिंसिपल ये रखेंगे कि हर चीज के ऊपर इख्तियार हुकूमत का होगा, और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जिसको जितनी जरूरत है उसको उसके मुताबिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। सो कम्युनिज्म वालों ने हर किसी की प्रॉपर्टी पे, इनकम पे होल्ड ले लिया और एक जैसी लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको जितना था वो देना शुरू किया। यही सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी आज आप बिलियनर सुनते हैं, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे बिल गेट हो, स्टीव जॉब हो, ये तमाम लोग अमेरिका में हुए। क्लैशन को बनाने वाला रशिया में था, लेकिन उसको उसकी प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी नहीं मिली थी और उसको भी स्टेट ने ओन किया था कि ये प्रोडक्ट हमारी है। सो दिस
एजेंडाज, जो आइडियोलॉजीज थी, इसके तहत इन्होंने कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करना शुरू कर दिया। ये जो कंट्रीज को अलाइन करने का अमल है, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई यहाँ पे लिखी हुई है, इसके दौरान अमेरिका जो था इसने यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ अलाइन करना शुरू किया। और जब यूरोपियन कंट्रीज को अलाइन करना शुरू किया तो ये एक्सपैंड करते करते जर्मनी तक आ गए। ठीक है, ये काम शुरू हुआ 1945 से और आया है 1991 तक। एक्सपैंड करते थे, ये जर्मनी तक आ गए थे। ठीक है, ये देख लें, जो येलो मार्क है ये सारा एरिया वो था जो अमेरिकन साइड पे था। ठीक है, अमेरिका ने इसके लिए अपने डिफेंसिव अलायंस मुतारिफ करवाए थे, जिसका बड़ा रिपीटिवली नाम आप सुनते हैं, जिनको आप सीटो और सेंटो अलायंसेस कहते हैं। जस्ट लाइक आज के दौर में नेटो है, पुराने दौर में इनके दो अलायंसेस थे, सीटो और सेंटो, जो उन्होंने इसलिए मुतारिफ करवाए थे कि जो इन अलायंसेस का हिस्सा होगा उस पर अगर कोई कंट्री हमला करती है तो हम अमेरिका उसका बदला लेंगे, या तमाम कंट्रीज मिलकर उसका बदला लेंगे। इसी तरह यूएन, ये जो यूएन कह रहा हूं, रशिया वालों ने अपना नाम रखा यूएसएसआर। इन्होंने भी एक फेडरेशन बनाई कि जो लोग कम्युनिस्टिक स्टेट होंगे, इधर बाय पावर और बाय विल, जो कम्युनिज्म को ज्वाइन किया है जिन स्टेट्स ने, अगर उनके ऊपर हमला होता है तो उनका जवाब ये पूरा रशियन ब्लॉक देगा। सो बेसिकली द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक ब्लॉक, वन इज नेम एज कैपिटलिस्टिक ब्लॉक एंड अदर इज नेम एज कम्युनिस्टिक ब्लॉक। अब ये एक्सपेंशन चलती चलती इस स्टेज पे आई कि जो रशिया वाले हैं, यूएसएसआर ग्रुप है, ये अफगानिस्तान तक पहुंच गया इन 1979। यहाँ पे जनाब एक बच्ची ने मैसेज किया, वॉइस नहीं आ रही, जरा शान इंटरटेन करें, जरा बताएं इनको कि ज्वाइन विद ऑडियो करें। तो ये जो था अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया था आपके जो रशियन ब्लॉक था इसने। जब अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया तो अब अफगानिस्तान से आगे अमेरिका उसको बढ़ने नहीं देना चाहता था, बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे आगे हॉट वाटर एक्सेस है। आपका जो इंडियन ओशन है, ये वाले एरिया को हॉट वाटर एरिया इसलिए कहा जाता है बिकॉज कि ये वो एरिया है जो कि आप 24/7 365 डेज ट्रेड के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे कभी भी ये फ्रीज नहीं होता, जिस वजह से इसको हॉट वाटर एरिया कहा जाता है। अब अफगानिस्तान तक तो एक लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसके चारों तरफ जमीन होती है, और इससे आगे उसने अगर जाना है तो उसको किसी साथ वाली कंट्री की परमिशन चाहिए अगर उसको सी एक्सेस है। अब अमेरिका को ये पता था कि अफगानिस्तान के बाद या ईरान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान, इन दोनों को अगर ये कैप्चर कर लेते हैं फिर ये इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि इनको शिकस्त देना पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपकी अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे ऑयल रिसोर्सेज हैं, ये आपके ट्रेड रूट हैं। अगर ये एरिया आपका आ जाता यूएस के पास तो यूएस ने होल्ड करना था, अगर ये एरिया आ जाता रशिया के पास तो उन्होंने होल्ड करना था। सो फाइनली जो अमेरिका है उसने डिसाइड किया कि हमने यहाँ पे वॉर का हिस्सा बनना है, और ये वॉर तीसरी जगह पे जाके लड़ी गई, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर के साथ इसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है, बिकॉज गोया कि अमेरिका और रशिया होमलैंड पे की जंग नहीं लड़ रहे थे, बट वो लोग डायरेक्टली अपने आर्मीज को भेज के, अपने फौजीज को भेज के इस जंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जब इस जंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया मेरे बच्चों, तो इस जंग में पाकिस्तान सबसे बड़ा यूएस का अलाय था। फ्रॉम 1979 टिल 1991 ये जंग जारी रही। 1991 में आपका जो यूएसएसआर था ये टूट गया। आपके पेपर में बड़ा रिपीटिवली इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि कोल्ड वॉर में रशिया के फेलियर की रीजन क्या थी। सबसे बड़ी जो रशिया की फेलियर की रीजन थी वो ये थी कि रशिया या आपका जो कम्युनिस्टिक ब्लॉक है ये अब इतना पावरफुल नहीं रहा था कि अपने साथ अलाइन कंट्रीज को फंड कर सके। जब फंड नहीं कर सका था तो ये जितनी कंट्रीज आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं ये सारी जो कम्युनिस्टिक स्टेट थी ये टूट के उनसे अलहदा हो गई। सो द वर्ल्ड सिस्टम वाज चेंज्ड इन 1991 एंड the US appeared as the only superpower on the globe, जो एक आपका डिफेंसिव टर्म्स है उसमें, बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्स थे, उसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत थी, सबसे ज्यादा कंट्रीज उसके साथ अटैच थी। तो अफगानिस्तान में बेसिकली इनको शिकस्त हुई और यहाँ से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था। 1991 तक आपका सफर बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद क्योंकि अमेरिका को जरूरत नहीं थी, जो अमेरिका ने आपका साथ दोस्ती का हाथ अपना वापस खींच लिया था। लेकिन 2001 में अगेन जस्ट लाइक आपकी जब ये दोबारा वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुई है, फिर अमेरिका को अफगानिस्तान में आपकी जरूरत पड़ी, आपने फिर साथ दिया। जब तक जरूरत रही आपका साथ रहा, उसके बाद जब जरूरत नहीं उन्होंने फिर आपसे हाथ हटा लिया। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हुई,
प्रेजेंटली जो अमेरिकन फौजी वहां पे मौजूद थे वो इस जो वॉर ऑन टेररिज्म है उसकी वजह से मौजूद थे। ये वॉर ऑन टेररिज्म की वजह क्या थी कि ये कैपिटलिस्टिक कम्युनिस्टिक वॉर में जो इन आइडियोलॉजीज के दरमियान वॉर थी, यहाँ पे जो मुसलमानों को पैसे दे के जहादी बनाया गया था, ये वो जहादी थे जिन्होंने अमेरिका से बदला लिया 2001 में, जिसको इंसिडेंट ऑफ 9/11 कहते हैं। और यही रीजन थी कि इसी अलकायदा को, इन्हीं तालिबान को मारने के लिए, जिसको उसने खुद बनाया था अपने पैसों से, उनको मारने के लिए जनाब वो यहाँ पे आए। और 2001 से लेके 2020 तक वो उन्होंने, जिसे कहते हैं, नाक की लकीरें निकाल दी, लेकिन इनको शिकस्त नहीं दे सके, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें लड़ना ही अमेरिका ने खुद सिखाया था। और अफगानिस्तान का जो टेम्परामेंट है, अफगानिस्तान का जो एटमॉस्फेयर है, दैट सपोज गोरिल्ला वॉरफेयर, और ये लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर हैं कि ये लोग गारों से निकलते हैं, हिट किया और वापस गारों में चले गए। सो दिस इज द रीजन कि अभी तक अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में अमेरिका कामयाब नहीं हो सका, और अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट लिया है और वापस यहाँ से दौड़ लगा गया। तो आई होप कि अब आपको ये सारी स्टोरी समझ आ गई है कि वर्ल्ड अफेयर कैसे रिलेट किए आपके वेस्ट साइड पे। जी मेरे बच्चों, यहाँ से कोई सवाल है तो पूछो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं, आगे चले। चलें जी। तो आपका जो प्रेजेंटली अफगानिस्तान का आपको हिस्ट्री भी बता दी, इसके साथ पूरी दुनिया की मैंने हिस्ट्री बताई है आपको कि ये सारी कंट्रीज कैसे आजाद हुई, ये किस तरह दुनिया का निजाम चला। खैर, आपके नॉर्थ में फिर सेंट्रल एशिया आ जाता है। सेंट्रल एशिया इज एन होम ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज। यहाँ पे 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। लैंडलॉक कंट्री उस कंट्रीज को कहते हैं जिनके चारों तरफ जमीन होती है, किसी तरह भी बाय वाटर एक्सेस नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ जिस तरह ये किर्गिस्तान है, ये डबल लैंडलॉक कंट्री। डबल लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिनके साथ जो कंट्री है वो भी लैंडलॉक होती है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है, दिस इज द होम ऑफ लैंडलॉक कंट्री। दीज आर फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ वेरी यू कैन से रूम्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर ऑल नेबर कंट्रीज। उसके बाद जनाब चाइना यहाँ पे आ जाता है। चाइना इज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी तक नहीं है, लेकिन 2030 तक इनका टारगेट है कि हमने अपने आप को वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनाना है, और उसके साथ साथ हमने अपने आप को इस काबिल करना है, हमने अपने आप को इस काबिल करना है कि हम ग्लोबल पावर हों। सो इस टाइम अगर कोल्ड वॉर कहीं देखें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जो चल रही है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान चल रही है। और इसी नुकसान पहुंचाने की कोल्ड वॉर में जो चाइना अपने यू कैन से सेफ्टी मेजर्स ले रहा है, उसी में ये सीपैक का प्रोजेक्ट है। वो अपनी ट्रेड को सिक्योर कर रहा है, एक सीपैक, और दूसरा उसका OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जो कि बाय लैंड ट्रेड रूट है फ्रॉम एशिया टू यूरोप। दिस ट्रेड रूट वाज बेसिकली एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिशर्स, जब ये आपका सब कॉन्टिनेंट उनकी कॉलोनी था। इसके साथ आपकी ईस्ट पे इंडिया है। ईस्ट पे जो आपका इंडिया है, इंडिया के साथ आपकी 4 जंगें हुई हैं। चारों जंगें आपकी कश्मीर के इशू पे हुई हैं। यू हैव 2 मेजर डिस्प्यूट, वन इज कश्मीर एंड अदर इज वाटर डिस्प्यूट। ये वाटर डिस्प्यूट में आपकी जो एक इंडस वाटर ट्रिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी 1960s में विद मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक साइन की गई थी, जिसके तहत इंडस झेलम जनाब, जिसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट की बताता हूँ, तो ICJ से आपने याद रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की एब्रीवेशन है, उसमें ICJ आता है। 3 दरिया ICJ से जो शुरू होते हैं, इंडस झेलम चनाब, ये आपके पास आए हैं, रावी सतलुज ब्यास ये इंडिया के पास चले गए। सो यू हैव 2 मेजर डिस्प्यूट्स जिसकी वजह से आपको चल रहा है। अदर देन दैट, टेररिज्म is you can say key notch between these 2 dispute. On your south side there is basically Indian Ocean, Arabian Sea. This is a home of global trade. यहाँ पे आपके ऐसे चोक पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग स्ट्रेट्स ऑफ मरक्का, अगर जिनको बंद कर दिया जाए तो दुनिया की 85% ट्रेड मुतासर हो सकती है। बट सीपैक वो है जो इस दुनिया की 85% ट्रेड को सिक्योर करेगा और उसको मुतासर नहीं होने देगा। ये आगे जनाब आपके तमाम रीजनल पार्टनर्स। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल की तरफ मूव करें, रशिया को हमने डिस्कस कर ली है, रशिया के साथ साथ अमेरिका को भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमें जो एक इंपॉर्टेंट रीजन रिक्वायर्ड है वो आपका रीजन ये मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एशिया, ये एशिया का हिस्सा है। मिडिल ईस्ट बेसिकली वेस्ट एशिया, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। नाउ प्रेजेंटली इट्स अ होम ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिकॉज यहाँ पे ऑयल मौजूद है, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी जंग मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ये क्योंकि मुस्लिम्स का भी हब समझा जाता है, OIC जिसके 57 मेंबर कंट्रीज हैं उनका भी ऑफिस यहाँ पे। उसके साथ साथ सऊदी अरब और ईरान के 2 कंपेटिटर हैं जो 2 डिफरेंट सेक्ट्स को डिफेंड कर रहे हैं, वन जो अपने आप को सुन्नियत की बेस पे लेते हैं, दूसरे जो अपने आप को शियत की बेस पे लेते हैं। उसके साथ साथ
इसी कोल्ड वॉर को जेन में रखो और अब देखो कि ईरान की सपोर्ट कर रहा है रशिया और चाइना और सऊदी अरब की सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सो दिस इज द ग्लोबल एरिना जिसके तहत पूरी दुनिया के इस टाइम करंट अफेयर रिवॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद जनाब ये आपके जो लास्ट लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्री, ये जो जितना भी आपकी अफ्रीकन बेल्ट है ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ इनको आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि दीज आर लीस्ट डेवलप कंट्रीज और इसका पूरी दुनिया में कोई रोल नहीं। उसके बाद जनाब ये वाला जो रीजन है, ये रीजन आपका रीजन जो सा है साउथ अमेरिकन रीजन कहलाता है। दीज आर बेसिकली होम ऑफ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका कोई काम नहीं। एमसीक्यूज में सिर्फ जनरली आपसे यही पूछा जा सकता है जस्ट लाइक दुनिया की लार्जेस्ट फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है, वो कौन सी फॉरेस्ट है, अमेजोन जौन सी है, जिसका 60% ब्राजील में, बाकी ये 7 कंट्रीज में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके जनाब इस टाइम बेसिक एक डेमो क्लास में जो बेसिक चीजें आपसे डिस्कस करनी चाहिए वो है। अब कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कैसा लेक्चर रहा है आप लोगों का? कोई चीज में समझ में ना आई हो बच्चों? अब ये एक बेसिक लेक्चर था। अगर आपको ये समझ आ गया तो अगला सब कुछ आपके लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ये जो वर्ल्ड एरिना ये किस तरह रिवॉल्व कर रहा है। अब आगे हमने उसके मुताबिक हर अपने रिलेशंस को कवर करते जाना। सर कंट्रीज जहां तक मिक्स होती है, एक चीज आपने जेन में रखनी है, एक तो बेटा जो कैपिटल है ना वो आपने सारी कंट्रीज के याद भी नहीं करने। जो कैपिटल का सवाल आपको आता है अगर आप उस सेंस में बात करें तो सेंट्रल एशिया, यूरोप, ठीक है, और ये लीस्ट वाले अफ्रीकन कंट्री जो मेडिटेरियन सी है इनका होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह आपके लेक्चर जब आप शुरू होंगे फॉर्मली बेफिक्र रहो, आपके दिमाग में ना उतार के जिस तरह बीज लगाते हैं ना इस तरह लगेंगे। टेंशन फ्री रहे आप। आइज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें जरा, आने वालों को कुछ नसीहती अल्फाज बता दें। दिमाग में उतरता है सब कुछ या नहीं उतरता? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर और ऑडियो क्लियर है? जी जी बेटा आवाज़ क्लियर है आपकी। जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें, अपना तारुफ भी इन्हें करवा दें और अपने बारे में बता भी दें ताकि जरा इन्हें पता चल जाए। आप क्लियर कर गए तो ये भी कर जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं विजन के साथ वन पेपर के ही सिलसिले में ज्वाइन हुआ था मार्च के महीने में, और करंटली मैं यूवीटी लाहौर में 17 ग्रेड पे एज ए टीचिंग असिस्टेंट सर्व कर रहा हूँ। आप लोगों को ना, जब हमारे भी पहली क्लासेस इसी मैप की थी स्टार्टिंग से, तो आपको लगता होगा कि मैप को याद करना बड़ा मुश्किल है, इतने सारे 190 कंट्रीज हैं, इनके हमने कैपिटल्स याद करने हैं। तो जिस तरीके से ना आपको स्टीयर करेंगे सर कॉन्सेप्चुअली, पहले आपको एशिया में, फिर सेंट्रल एशिया, फिर मिडिल ईस्ट में लेके जाके फिर यूएसए के साइड में, तो जो जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, मुझे भी लगता था जब मैं आपके तरह पहली बार आया था कि इतने सारे कंट्रीज में कैसे याद करूंगा, मुझे मैप नहीं पढ़ना आता था। मैंने एक क्लास में, इसी एक क्लास में मैंने मैप को पूरा रीड करना सीखा था। मुझे आज भी कोई पूछे ना आके बंद करके भी, मुझे वही उठा के पूछे नींद में कि मुझे मैप पढ़ा दें, तो मैं उसको मैप इजीली मतलब पढ़ा सकता हूँ। इसमें से आपका एक सवाल लाजमी आएगा, मैप के ऊपर आपका एक सवाल एफपीएससी पीपीएससी में लाजमी आता है। कैपिटल्स के ऊपर एक कैपिटल वो लाजमी पूछता है, और वो कैपिटल्स या तो आपके नेबर्स में से होते हैं, या आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से होते हैं, या वो बेल्टिक स्टेट्स में से होते हैं, या वो यूरोपियन स्टेट से होते हैं, या वो यूएसए में कोई होती है सिंपल से। इसके अलावा कोई कैपिटल आपका नहीं आता, कोई आपने कैपिटल्स याद नहीं करने होते। ठीक हो गया। बाकी हम्म, एक हफ्ते के अंदर जितनी मेरी क्लासेस हुई थी, मेरी बेस इतनी स्ट्रांग हो गई थी वन पेपर की, कि मैंने एक पेपर बीच में दिया भी था, ये मैंने दिया था नैब का पेपर। तो उसमें यकीन नहीं करेंगे आप, जो मुझे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, जो मुझे कॉन्सेप्ट दिए गए थे, और जो करंट अफेयर सर ने पढ़ाए थे, करंटली ये चल रहे हैं और पिछले एक साल के, उसी में से पेपर सारा आया था। मेरे 80+ मार्क्स उसमें लाजमी आ जाएंगे, मुझे पता है। मतलब वो टेस्ट मेरा इंशाल्लाह पास हो जाएगा वो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमारे सीएसएस के अब स्टूडेंट हैं, अल्लाह ताला सीएसएस की भी टॉप पोजीशन में लेके आएंगे, ये भी मैं आपको गारंटेडली कह सकता हूँ। और अल्लाह के करम से ये फिर हमारी फैकल्टी में भी आएंगे, ये भी याद रखना। जी इंशाल्लाह सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। बच्चों अब आप लोग कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट है, सीएसएस पीएमएस की भी और ऑल गवर्नमेंट जॉब के सेशन दोनों बैचेस की मंडे से क्लासेस स्टार्ट है। फी डिटेल आपको शार ने बता दी हुई है। जी बेटा क्या सवाल है आपका? हैंड रेज की है आर केस। कोई सवाल नहीं जी किसी का? ऑल क्लियर? चलो जी, बेस्ट ऑफ लक्स। नाउ सी यू इन योर रेगुलर क्लासेस। एंड जितने भी आपके आगे जो फी प्रोसेसिंग या और जो सवाल हैं वो आप शान से पूछ सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो आपके साथ इन टच हैं, आप पर्सनली उनसे उनके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और जो सवाल हैं वो आप फिर शान से पूछ सकते हैं। और कोई बात आज के अस्सलाम वालेकुम लेक्चर सर।
जी वालेकुम सलाम बेटा। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी, और वॉइस इज क्लियर। सर मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं कलात बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आया बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में ये कोर्स किस हद तक मुझे हेल्प 100% करेगा? अगर बेटा, 100%, 100% आपके बलूचिस्तान के हमारे 2 एसी लगे हुए हैं। 100% आपके लिए यही कोर्स है। ओके सर, थैंक यू। डोंट वरी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी सीएसएस के वो सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग है। सीएसएस के स्कोरिंग सब्जेक्ट को इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन डिटेल वो 1-on-1 सर, जो आप में से जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं उनसे हम एक सेशन रखेंगे, ठीक है। उनमें आपकी जो बैकग्राउंड है, आपका इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक हम तीनों चीज़ों को देख के हम उसके साथ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाएंगे। वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लें, वो आपको सेशन अरेंज करवाएंगे, इंशाल्लाह हम उसको भी लेके चलेंगे। जी, और किसी कोई सवाल तो नहीं है? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, नाउ सी यू ऑन मंडे। अपने फॉर्म फिल करें, उसके बाद जो स्कॉलरशिप केसेस है वो सारे भी शान ने डील करने हैं। जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 35+ ये जो एसीज एंड एएसपीज जो लगे हुए हैं इस टाइम, इन्होंने एक स्पेशल स्कॉलरशिप जो सी है ना, वो टाइम स्कॉलरशिप स्टार्ट की है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी लोग इस टाइम, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे चल रहे हैं, अफोर्ड नहीं करते, जस्ट लाइक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, इंशाल्लाह उनको भी इंटरटेन किया जाएगा। तो आप शान से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। So stay blessed. Allah Hafiz Nasir. Meet you again on Monday. Thank you. जी सर, अल्लाह हाफिज़।